अब सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 देखिए। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ आर टू आर, हमें एक फंक्शन दे रखा है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी आर टू आर हमें एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और वो कह रहा है कि आप फॉग और गॉफ निकालिए और फिर ये शो कर दीजिए कि फॉग और गॉफ हमारे बराबर नहीं है। तो पहले हम उन दोनों को निकाल लेंगे और फिर कह देंगे कि ये बराबर नहीं है। तो पहले हम निकालते हैं फॉग, हम निकाल लेते हैं फॉग ऑफ एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स किसके बराबर है हमारा 3x स्क्वायर के, यानी कि एफ एक्स तो हमें ये दे रखा है। अब एफ में जहां भी x है वहां पर ये टर्म रख दो, तो क्या बन जाएगा cos 3x स्क्वायर। दिस इज फॉग ऑफ x। अब गॉफ निकालते हैं। गॉफ ऑफ x को मैं ऐसा लिख सकता हूं g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है cos x के, g ऑफ cos x, जहां पर अब हमारा x है g में वहां पर cos x रख देंगे। सो 3 cos x का स्क्वायर। तो हमें फॉग मिल गया, गॉफ मिल गया। अब आप चेक करें तो ये है cos 3x स्क्वायर और ये है 3 cos x का होल स्क्वायर, तो दोनों बराबर नहीं है। सो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, फॉग गॉफ निकालना है और फिर कह देंगे कि दोनों बराबर नहीं है। और इसके जो और वाला पार्ट है वो क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 को सभी की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे और वापस यहां पुट कर देंगे। सो हम सबसे पहले लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, इधर ले गए tan थीटा इज 1, tan 1 होता है π/4 पर tan π/4, तो थीटा हमारा आ गया π/4। यानी इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू π/4 आ रही है। इसके बाद cos इनवर्स -1/2 को हमने मान लिया फाई, तो cos फाई बराबर आ गया -1/2 के। cos 1/2 होता है हमारा 60 पर, यानी कि इसको लिख सकते हैं cos π/3। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, यानी कि पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज और ये एंगल आ गया। सो cos फाई इज इक्वल टू cos 2π/3, यानी जो फाई है वो बराबर आ गया 2π/3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं सम गामा, तो इसको इधर ले जाएंगे साइन गामा इज इक्वल टू -1/2। साइन 1/2 किस पर होता है 30 पर, और माइनस साइन को अंदर ले जाओ। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के होता है, यानी बाहर वाला जो माइनस है वो अंदर आ जाएगा। अब आप कहो साइन से साइन कैंसिल हो गया, सो गामा इज इक्वल टू -π/6। ये था हमारा थीटा
ये था हमारा फाई और ये था गामा। सभी की वैल्यू रख दो। पहला पाई बाई 4 है, फिर 2 पाई बाई 3 है, माइनस पाई बाई 6 है। 3, 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 12। 4 से 3 पाई, 3 से 4 पाई यानी 8 पाई, माइनस 2 पाई। यहाँ पे आ गया 11 माइनस 2 पाई इज 9 पाई बाई 12। 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम यानी 3 पाई बाई 4। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो 3 पाई बाई 4 आ रही है। यहां पर आप एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 2 होता है, मतलब दोनों का एंगल सेम हो। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आया पाई बाई 4 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। एलसीएम आ गया 4 और यहां पे 2 पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। आप किसी भी मेथड के साथ जाइए, ऑब्वियसली ये एक छोटा वाला मेथड है, बट आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए। इफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर है साइन एक्स कॉस एक्स, और वो कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो i के बराबर है। तो आप x की वैल्यू बता दो। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। a तो है हमारे पास कितना, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स cos x प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स cos x बराबर है i के। तो cos x प्लस cos x इज 2 cos x, माइनस साइन प्लस साइन इज 0, साइन माइनस साइन इज 0, और यहां पर 2 cos x। i किसके बराबर होता है, 1 0 0 1। अब two matrices are equal if their corresponding elements are equal। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो 2 cos x 1 के बराबर हो जाएगा। 2 cos x इज 1, cos x इज 1/2, और cos 1/2 किस पर होता है हमारा, 60 पर यानी कि π/3। अब cos x और cos π/3 बराबर हैं तो यहां से जो x है वो π/3 यानी कि 60 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन 23 देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें एक फंक्शन दे रखा है और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तब इसका लास्ट स्टेज में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हम यहां दो फॉर्मूले लगाने वाले हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2
कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के अंदर ही एंगल का हाफ होता है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, दिस टर्म बिकम tan इनवर्स, इसको नीचे लिखता हूं, tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ओवर यहां पे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2, 2 से 2 cos से एक पावर, तो यहां पे आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू x बाई 2। अब यहां हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब तो क्वाइट इजी हो गया डिफरेंशिएशन करना, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, 1/2 और x का हो जाएगा 1, यानी dy बाई dx जो है वो 1/2 आएगा। सिंपल, पहले टर्म को सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर जब वो सिंप्लीफाई होके एक छोटी सी फॉर्म रह जाए तब उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x where a and b belongs to R is the solution of the differential equation। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। हमें दिखाना है ये कर्व जो है आपका सॉल्यूशन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 का। तो इसको इसका सॉल्यूशन दिखाने के लिए पहला तरीका, आप d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लें, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो ये राइट हैंड साइड के बराबर बन जाएगा, और फिर आप कह दोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। दूसरा तरीका, आप इस इस कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, और जब इस कर्व से सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो भी आप कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर लो, दोनों में डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई dx माइनस a sin x प्लस b cos x। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a cos x, यहां माइनस b sin x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a cos x प्लस b sin x, और ये टर्म y के बराबर है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज माइनस y, इस तरफ ले आएंगे d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने इस कर्व से यही डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, तो अब हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। हम बोलेंगे y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन
ऑफ फॉर्म्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने बनाई है उसका सॉल्यूशन है। और काम हो गया, बस इतना करना है। या फिर इसकी वैल्यू यहां रखते तो देखो -y + y 0 हो जाता और तब भी सॉल्यूशन बन जाता। काफी आसान है, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जहां पर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वो क्या है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब यहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, बट वेरिएबल्स को सेपरेट करने से पहले आप यहां फार्मूले लगाएं। कौन कौन से? एक तो आप लगा दो 1 - cos 2θ का, जो बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। एक लगा दो 1 + cos 2θ का, जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां और dx को इधर ले जाओ, तो यहां आ गया 2 sin स्क्वायर x/2, ये आ गया 2 cos स्क्वायर x/2 और dx ये बन जाएगा tan स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 dx। y dy का तो हो गया y, tan स्क्वायर x/2 का करने के लिए मैं इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x/2 - 1, और यहां पर sec स्क्वायर का होता है tan x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, इसका हो गया -x + c। 1/2 ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 tan x/2 -x + c। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां आ रहा है। अब क्वेश्चन 25 देखिए, क्या कह रहा है, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई को 3 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। मतलब हमें कम से कम एक बार ऑड नंबर मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। आप यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको इजीली कर पाएंगे। कैसे? लेट A denotes the event of getting odd number and A complement denotes not getting odd number। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 3 ऑड नंबर होते हैं 3/6 यानी 1/2। पी ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 - PA यानी कि ये भी 1/2। हम मान लेते हैं लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल x रैंडम वेरिएबल है फॉर नंबर फॉर ऑड नंबर for the number of times
ऑड अपीयर्स, उतनी बार के लिए जितनी बार ऑड आता है हमारा। सो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 मतलब एक भी बार ऑड ना आए, एक बार आए, 2 बार आए या फिर 3 बार आए। सबसे पहले px इज इक्वल टू 0 यानी कि एक भी बार ऑड ना आए, मतलब पहली बार भी a कॉम्प्लीमेंट, दूसरी बार भी a कॉम्प्लीमेंट, तीसरी बार भी a कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa कॉम्प्लीमेंट, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। फिर px इज इक्वल टू 1 यानी कि एक बार ऑड आए हमारा, तो हो सकता है वो ऑड पहली बार आ जाए और बाकी 2 बार ना आए, या फिर पहली बार ना आए दूसरी बार आ जाए दूसरी पोजीशन पर, या फिर हो सकता है वो तीसरी पोजीशन पर आए। और इसको हम लिख सकते हैं pa इंटू pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa कॉम्प्लीमेंट प्लस pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa इंटू pa कॉम्प्लीमेंट प्लस pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa कॉम्प्लीमेंट इंटू pa, मतलब सभी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये भी 1/2, सभी वैल्यूज इसमें 1/2 हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से एक इक्वेशन टाइप जनरेट हो जाएगी। सभी की वैल्यू रख दी मैंने, तो आप ध्यान से देखो 1/8 1/8 1/8, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/8। इसके बाद px इज इक्वल टू 2, मतलब 2 बार ऑड नंबर आए, तो हो सकता है वो पहले 2 बार ही आ जाए, तीसरी बार ना आए, या फिर हो सकता है पहली और आखिरी बार आए, या फिर पहली बार ना आए आखिरी के दोनों बार आए। इसको भी आप इसी तरीके से एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो यहां भी 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 यानी 3/8। px इज इक्वल टू 3 यानी तीनों बार आए, तो तीनों बार आपका ऑड नंबर आए, सॉरी हेड नहीं, ऑड नंबर आए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8। और मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां x, यहां px 0 1 2 3, 0 px इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई है 1/8, ये 3/8, ये भी 3/8, ये 1/8। और अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम एक बार और उससे ज्यादा भी आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 1 प्लस px इज इक्वल टू 2 प्लस px इज इक्वल टू 3। या तो सबको ऐड कर लो, या फिर इसको ही आप लिख सकते हो x के बराबर और x से बड़ा, तो यहां 1 माइनस px इज लेस देन 1, यानी कि 1 माइनस और x लेस देन 1 क्या है? केवल 0 है, सो px इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 1/8 इज 7/8। यहां वैल्यू रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और यहां रखोगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो अब हम देखते हैं आपका सेक्शन सी, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 क्या दे रखा है? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल में लाइंस दे रखी हैं आपको। जैसे ये बोर्ड है, इसको x एक्सिस मान लें, इसको y, तो ये XY प्लेन, इस पर जितनी लाइंस बनेगी उनका सेट। और R एक रिलेशन दे रखा है, कैसे?
उसके अंदर L1, L2 पहली भी लाइन दूसरी भी लाइन, और वो इसमें आती कब हैं? When L1 is parallel to L2, मतलब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो वो R के अंदर आएंगी। वो कह रहा है शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा शो कर दो कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, और एक लाइन हमें दे रखी है उससे रिलेट करने वाली सारी लाइनें बता दो। तो आपको इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो हम मान लेते हैं लेट L1 बिलोंग्स टू L, हमने L1 उस लाइंस के सेट में से एक लाइन मान ली। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो लाइन है, मान लो L1 है, ये अपने आप के तो पैरेलल होती ही है, तो हम बोलेंगे L1 इज पैरेलल टू L1, सो L1, L1 बिलोंग्स टू R। L1 हमारा L में है और L1, L1 R में है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं तो R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, सो R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद फोर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि L1, L2 कहां पर है? हमारा R में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो L1 है वो किसके पैरेलल है? L2 के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू, या फिर शॉर्ट में लिख दें विच इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं L2 इज पैरेलल टू L1? जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। तो अगर L2 L1 के पैरेलल है सो L2, L1 कहां हो गया? R में हो गया, सो R इज सिमेट्रिक। तो क्या हो गया? R सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। L1, L2 R में होने का मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। मतलब क्या है? जो L1 है वो L2 के पैरेलल हैं, L2 जो है L3 के पैरेलल हैं, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो यहां से हम लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू L3। तो यहां से हम लिख सकते हैं L1, L3 बिलोंग्स टू R। आप चेक कर लो, L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, और L1 L3 भी कहां है? R में है, सो R इज ट्रांजिटिव। अब इसका सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड लाइंस निकालनी है। अब रिलेटेड मतलब यहां रिलेशन किसका दे रखा था? पैरेलल का, तो इसके पैरेलल सारी लाइंस बता दो। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी? मैं इसका स्लोप निकाल लूं। भाई लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कंपेयरिंग फर्स्ट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर ये जो m है वो क्या आ गया? 2 आ गया, यानी कि स्लोप आ गया 2। जो लाइंस इस लाइन के पैरेलल होंगी उनका स्लोप होगा 2, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? हमारा बराबर होता है। तो आप बोलेंगे लाइंस रिलेटेड टू फर्स्ट R, वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी y इज इक्वल टू 2x प्लस c। भाई इससे रिलेटेड ये सारी लाइनें हैं, मतलब उनका स्लोप 2 होगा और इंटरसेप्ट हर किसी का अलग होगा।
बस यही बताना था कि इस लाइन के जो लाइनें पैरेलल होंगी उनका जो स्लोप है वो तो बराबर होगा, और यहां पर सी और इंटरसेप्ट के लिए उसने और कोई कंडीशन तो नहीं दी, तो इसके रिलेटेड लाइंस यही होंगी आपकी, मतलब इसके पैरेलल जो सारी लाइनें आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन 26 के और वाला पार्ट देखिए, tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दे रखा है। यहां इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहां x की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x को हम पुट कर देंगे a साइन थीटा, और यहां से हम थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, विच इम्प्लाइज साइन को इधर ले जाएंगे, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां पुट कर देंगे तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आप ध्यान से देखें तो दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे, बाहर आके ए बन गया, यहां बचा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, वो बन जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, ए से ए रूट से स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया tan इनवर्स tan थीटा यानी कि थीटा, और जो बराबर है साइन इनवर्स x बाई ए के। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये पहला हिस्सा होता है सिमेट्रिक, दूसरा हिस्सा होता है सिक्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और फिर हम यहां पर इनकी वैल्यू रख देंगे, तो मैट्रिक्स के दो हिस्से हो जाएंगे जिसमें एक सिमेट्रिक दूसरा सिक्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहां पर हमें b दे रखा है तो b लिख लेते हैं। b क्या दे रखा है, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, ये दे रखा है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। b कैन बी रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric, sum of symmetric and skew symmetric matrix as, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू हाफ ऑफ b प्लस b का ट्रांसपोज प्लस हाफ b माइनस b का ट्रांसपोज। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। मैं b प्लस b ट्रांसपोज निकालूं तो b है मेरा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 प्लस 2 इज 4, एंड यहां पे बन जाएगा माइनस 3, और यहां पर भी बन जाएगा माइनस 3। दिस इज 2 माइनस 2 माइनस 4, एंड इसका ट्रांसपोज करेंगे सो ये आ जाएगा दिस वन। ओके, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 3, 2 प्लस 2 इज 4। इसके बाद माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3,
3 + 3 इज 6, यहाँ पे आ गया 2, -3 2 और यहाँ पे आ गया -6। अब हमें चाहिए हाफ ऑफ B + B ट्रांसपोज, तो इसको हम हाफ से कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 -3/2 और यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा -3/2 1 -3। ओके, लेट मी सी, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसका ट्रांसपोज हो गया 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, यहाँ पर आएगा 2 + 2 = 4 -3। ओके, इसके बाद B - B का ट्रांसपोज, B है हमारे पास 2 - 2 -4 एंड -1 3 4 1 -2 -3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A B ट्रांसपोज को, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 - 2 इज 0, -2 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा यानी -1, और यहाँ -4 - 1 इज -5, ये हो जाएगा -1 + 2 यानी 2 - 1 इज 1, 3 - 3 इज 0, 4 + 2 इज 6, 1 - 4 प्लस ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 6 और ये 0। हमें चाहिए हाफ ऑफ B - B ट्रांसपोज, तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। दोनों को सम करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 28 देखिए, f(x) इज इक्वल टू 3x + 4 10x x हमें फंक्शन दे रखा है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इफ नॉट देन हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। वो कह रहा है कि क्या ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं है तो इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर दो कि ये कंटिन्यूअस हो जाए। तो आप देखें, हमें क्या है कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a, अगर हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट निकालें और वो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये दोनों हम निकालेंगे, अगर बराबर हुए तो कंटिन्यूअस, नहीं हुए तो बताएंगे कि कैसे होंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 3x + 4 10x ओवर x, ये दे रखा है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। देखो 0 10 0 भी 0 0/0 फॉर्म। तो ऐसे नहीं करना, x को दोनों के अपॉन में लिखो, 3x अपॉन x + 4 10x अपॉन x। अब आप देखो
कि यहां तो लिमिट लगा लो आप दोनों के साथ साथ, x टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स। 3 क्या है हमारे पास, यहां तो लिमिट रखने का कुछ है नहीं, और ये फॉर्मूला होता है 1 के बराबर यानी कि 7। तो इसकी वैल्यू तो 7 आ रही है, और जब हम f0 निकालेंगे तो वो 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। डायरेक्ट 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। अब अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो कंटीन्यूअस कैसे होगा? अगर फंक्शन में 0 रखने पर 7 मिल जाए, आई रिपीट, फंक्शन में 0 रखें और 7 मिल जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। आप बोलेंगे फंक्शन शुड बी, क्या होना चाहिए? आप देखो, फंक्शन होना चाहिए क्या भाई, 3x प्लस 4 10x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब हम लिमिट की वैल्यू निकालें तो फंक्शन यही रहे जो हमें 7 मिल जाए, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 निकालें तो वो 7 आनी चाहिए। यही तो हो रहा था, लिमिट की वैल्यू 7 आ रही थी, तो फंक्शन की भी वैल्यू 0 पर 7 आएगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। हमें करना क्या था? पहले तो चेक करना था कि कंटीन्यूअस है या नहीं है, फिर जब ये कंटीन्यूअस नहीं हुआ तो हमने इन्हें फंक्शन बताया कि ऐसा फंक्शन होगा तो फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। किन फंक्शंस के अंदर जहां पर जो x है वो 0 से 2 पाई जा रहा है, वो कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किन इंटरवल्स के अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? तो पहले हम f डैश x निकालेंगे, वो होगा cos x माइनस साइन x। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम क्या कर देंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x को 0 के बराबर रख देंगे, और यहां पे आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज 0। तो यहां से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन x, इधर ले आएंगे cos x अपॉन साइन x इज 1, यानी cot x इज इक्वल टू 1 इज cot पाई बाई 4। और अब देखें तो एक तो पाई बाई 4 पर होगा, x इज पाई बाई 4, और आप ध्यान से देखें तो 2 पाई तक एक तो यहां पॉजिटिव होता है और एक यहां, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 4 पर भी 1 ही वैल्यू होगी, यानी कि हमें जो x की वैल्यूज हैं वो 5 पाई बाई 4 मिल जाएगी। तो 2 वैल्यू मिल रही हैं, एक तो हमें मिल रही है पाई बाई 4 और एक मिल रही है 5 पाई बाई 4। तो इन दोनों पर हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? आप देखो यहां पर हमारा 0 है और यहां पर है 2 पाई, 0 2 पाई, इंटरवल को लिख लिया। इसमें यहां कहीं पाई बाई 4 है और यहां कहीं 5 पाई बाई 4 है। जब हम फंक्शन में पाई बाई 4 रखेंगे तो 0 और 5 पाई बाई 4 रखेंगे तो भी फंक्शन 0, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शन में इंक्लूडेड हैं हमारे। अब पाई बाई 4 से छोटी वैल्यू ले लो कोई, यानी पाई बाई 4 से छोटी वैल्यू हम लेंगे
तो यानी 45 से छोटी वैल्यू 30 ले लें हम, तो 30 रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो cos 30 कितना होता है हमारा √3/2 और ये होता है हमारा 1/2। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर, हमारे पास आएगी वैल्यू नेगेटिव, और लेट मी चेक, √3 होता है आपका 1.71, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका और यहाँ पे 10 है यानी कि 1.100, ये 0.85 माइनस, ओके ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है आपका, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, दिस इज 0.8 समथिंग और ये 0.5, तो पॉजिटिव आ रहा है। और π/4 से 5π/4 के बीच की कोई वैल्यू रख लो, यानी कि सम π/2 बीच में है तो रख लो, cos π/2 होता है हमारा 0, sin π/2 होता है 1, यानी नेगेटिव आ रही है। और 5π/4 से 2π के बीच में आप कोई वैल्यू रखोगे, लेट से 2π रख लो आप, तो 2π cos 2π होता है 1 और ये होता है 0, यानी यहाँ पॉजिटिव होगा। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि 0 से π/4 एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, π/4 से 5π/4 वो नेगेटिव है, और 5π/4 से 2π ये पॉजिटिव रहेगा। आप लिख सकते हैं when x इज लेस देन π/4, तो जो हमारा एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक आप देखें तो वो 0 से π/4 तक, 0 भी लेना है क्योंकि आपका जो इंटरवल दे रखा है उसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अगली इंटरवल व्हेन x इज फ्रॉम π/4 टू 5π/4, जब π/4 से 5π/4 होगा तो फंक्शन नेगेटिव आया है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, π/4 से 5π/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। When x is greater than 5π/4 तो f डैश x का साइन क्या है, 5π/4 से बड़े पर f डैश x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, 5π/4 से 2π तक, 2π लेना है क्योंकि इंटरवल में दे रखा है आपको। तो यहां पर इस तरीके से आप चेक करेंगे कि कहां ये इंक्रीजिंग है और कहां ये डिक्रीजिंग है।